हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छी तरह से तुम लोग भी होगे और ठीक ठाक पढ़ाई भी कर रहा होगा। तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट लेक्चर नंबर 9 आज कवर करेंगे। इसके अंदर हम लोग हीट इंजन को पढ़े थे। कोशिश तो किए थे कि लास्ट लेक्चर में ही हीट इंजन को खत्म कर दें, लेकिन कुछ ज़्यादा हो गया था तो इसलिए हम इसको छोड़ दिए थे। क्योंकि देखो आज जो भी हम लोग पढ़ेंगे सब एक दूसरे से रिलेटेड है। देखो हीट इंजन पढ़ेंगे, उसके बाद कैरनोट साइकिल पढ़ेंगे। कैरनोट साइकिल क्या है इसको हम लोग समझेंगे। ये कैरनोट साइकिल बताता है कि एक ऐसा एफिशिएंट ऐसा इंजन है, मतलब जो हम लोग सबसे मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंट इंजन जो हम लोग मानते हैं वो कैरनोट साइकिल से ही अगर बनाते हैं तो वो अच्छा खासा एफिशिएंसी देता है। लेकिन फिर भी ये 100% एफिशिएंसी नहीं देता है, इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद रेफ्रिजरेटर अपने लोगों के घर में होता है, उसको हम लोग आज तक देखें। उसके अंदर पानी गर्म ठंडा किए हैं, फ्रूट्स वो ठंडा करके रखते हैं। मतलब कि अगर उसके अंदर कोई भी चीज़ रखते हैं तो वो थोड़ा लंबे समय तक सही सलामत रहता है, जिसको हम लोग खा सकते हैं। तो रेफ्रिजरेटर के अंदर किस तरह से सामान ठंडा रहता है, किस तरह से उसके अंदर फंक्शन होती है, क्या फिनोमेना है, उसको भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और इसको समझने के लिए एक दो न्यूमेरिकल भी हम लोग साथ साथ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हीट इंजन को समझते हैं कि ये हीट इंजन आखिर है क्या। तो देखो, हीट इंजन कह रहा है कि एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है हीट इनटू मैकेनिकल एनर्जी में। क्या करता है ये? हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। हीट इनटू मैकेनिकल एनर्जी कहने का मतलब है कि जिस तरह से पहले जमाने में कोयला जला करके ट्रेन चलती थी, गदर मूवी देखा है फर्स्ट वाला पार्ट, उसके अंदर कोयला डालता था और हीट इंजन मतलब ट्रेन चलती थी। तो वही है जो हीट से हम लोग ट्रेन को चलाते थे, हीट से हम लोग बाइक को चलाते हैं। तो हीट के अंदर मतलब बाइक के अंदर हीट कहाँ पे होता है, तो हम लोग पेट्रोल डालते हैं। वो पेट्रोल फ्यूल जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है, जिस हीट के वजह से हम लोगों का गाड़ी चलती है। तो ये हीट प्रोड्यूस करके मैकेनिकल वर्क में हम लोग कन्वर्ट कर लिए। तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे आज तक। तो ये एक डिवाइस है जिसका काम क्या होता है, हीट एनर्जी को कन्वर्ट करना मैकेनिकल एनर्जी में। जनरली इसको हम लोग समझने के लिए करते हैं कि ये सबसे पहली बात तो ये साइक्लिक प्रोसेस होता है। मतलब कि ये कंप्रेशन से पहले पहले क्या होगा, एक्सपेंशन कंप्रेशन, एक्सपेंशन कंप्रेशन। जैसे कि अगर मान लो कि हमारे पास अगर पीवी डायग्राम है, पीवी डायग्राम है, तो पीवी डायग्राम में पहले मान लिया कि एक्सपेंशन हुआ, उसके बाद ये एक्सपेंशन है, फिर जाके कंप्रेशन हो गया। तो इस तरह से अगर इस सिचुएशन में अगर हम लोग हीट Q1 दिए हैं, क्या दिए हैं, हीट Q1 दिए हैं, और इस दौरान हमारे पास जो हीट रिलीज हो गया है, तो लास्ट क्लास में पढ़े थे कि वर्क डन जो होता है वो Q कितना डाले हैं और Q कितना बाहर हो चुका है, इसी को हम लोग कहते हैं वर्क डन। तो अब हम लोग यही करने वाले हैं कि इसको हम लोग थोड़ा सा एक ऐसा डायग्राम बनाते हैं जिसको हम लोग प्रैक्टिकल लैब में समझते हैं। कि चलो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक सोर्स होता है, सोर्स रिलेटिवली एट हाइयर टेम्परेचर पे होता है, इसको हाइयर टेम्परेचर पे हम लोग रखते हैं, ये हाइयर टेम्परेचर पे होता है। तो हटाओ, मतलब ये जो हीट इंजन जो पढ़ रहे हैं वो साइक्लिक प्रोसेस है, क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास से ही पढ़ रहे हैं कि ये साइक्लिक प्रोसेस के अंदर ही हो रहा है। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें हम लोग कंप्रेशन एक्सपेंशन कंप्रेशन एक्सपेंशन कंप्रेशन होती है। तो अगर तुम देखोगे तो बड़े बड़े ट्रक के अंदर वहां पे एक इस टाइप का जो है ना कुछ ट्यूब लगा रहता है, और इसके अंदर जो है ना ये एक्सपेंशन और कंप्रेशन होते रहता है। पहले ये क्या करेगा, फैलेगा, उसके बाद ये कंप्रेस करेगा, एक्सपेंड कंप्रेस, मतलब जो है एक्सपेंशन कंप्रेशन होते ही रहता है। लेकिन उसके अंदर हम लोग को नहीं जानना है, पहले हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। तो जैसे कि देखो कि अब मान ले कि हमारे पास कोई ये मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास इंजन है, ये इंजन है, और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं सिंक। सिंक मतलब रिलेटिवली लो टेम्परेचर होता है इसके अंदर, इसको हम लोग रखते हैं लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे। अब मान कर चलो कि ये रिलेटिवली लो टेम्परेचर है, इसको हम लोग TLB बोल सकते हैं, इसको ब्रैकेट में TH भी बोल सकते हैं। क्लियर है? अब इसके अंदर से मान के चलो कि हम लोग हीट को निकाले हैं Q1, और जिसके बदले में ये हमें देगा वर्क डन W, और बाद बाकी हीट जो चले जाएगी Q2 किसके अंदर, सिंक के अंदर। देखो सिंक को जनरली हम लोग देखेंगे तो हमारे यहाँ जो एटमॉस्फेयर है उसी को हम लोग सिंक मानते हैं, क्योंकि सिंक का टेम्परेचर को हम लोग चेंज भी नहीं करते, क्योंकि हम मानते हैं कि जो सिंक का टेम्परेचर वो कांस्टेंट रहता है। अब मान के चलो कि इन्वायरमेंट के अंदर अगर एसी फ्रिज कुछ भी चल रहा है, बाहर हीट फेंक रहा है,
अगर बाहर जब हीट फेंक रहा था, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा बाहर का टेम्परेचर कोई रिलेटिवली ज़्यादा चेंज नहीं होती है। 10 डिग्री सेल्सियस मान के चलो कि अगर बाहर का टेम्परेचर है तो वो लगभग रिमेन्स कॉन्स्टेंट ही रहता है। तो हीट इंजन के अंदर क्या होता है कि सोर्स जो हाईयर टेम्परेचर होता है उससे हम लोग हीट लेते हैं और उसको कुछ मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करते हैं। किसमें? ये है मैकेनिकल वर्क, ये मैकेनिकल वर्क। और कुछ हीट जो है बाहर चले जाती है किसके फॉर्मेट में? एटमॉस्फेयर में, जिसको हम लोग सिंक कहते हैं। तो अब यहाँ पे जो वर्क डन अपने को मिला है, इसको तो हम लोग लास्ट क्लास में वैसे भी पढ़ ही चुके हैं। तो जो वर्क डन मिला अपने को, जो वर्क मिला है वो क्या मिला है? Q1 माइनस में Q2। हालांकि इसको बोलेंगे तो सीधा Q इनपुट माइनस में Q आउटपुट। ओके सर, ये तो लास्ट क्लास में बताए दिए थे। बिल्कुल यही है, हीट इंजन के अंदर क्या होता है कि जो हम हीट सप्लाई किए हैं उसमें से वो कुछ वर्क करेगा, कुछ बाहर फेंक देगा। तो अब जो ये प्रोसेस हुआ है यही होता है रिलेटिवली किसके अंदर? हीट इंजन के अंदर। अब हीट इंजन के अंदर इस तरह से होता है। तो हीट इंजन का हम लोग पढ़ते हैं एफिशिएंसी। क्या पढ़ते हैं? इसका एफिशिएंसी पढ़ते हैं। तो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं इसको भी हम लोग सीख चुके हैं। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, इसको हम लोग नीटा से समझते हैं। अगर हम लोग परसेंटेज के फॉर्मेट में इसको याद करें तो ये नेटा परसेंटेज जो एफिशिएंसी होता है वो होता मैकेनिकल वर्क को हम लोग पूरा लिख देते हैं। कलर चेंज कर दें, थोड़ा अच्छा रहेगा। मैकेनिकल वर्क डिवाइड बाय हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम। हीट एब्सॉर्ब, हीट, या इसे करते हैं हीट टेकन फ्रॉम सोर्स। हीट टेकन फ्रॉम सोर्स, मतलब सोर्स से कितना हीट को हम लोग लिए हैं उसको ही बोलते हैं इनटू 100। परसेंटेज में है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एफिशिएंसी को हम लोग चाहें तो इसको सीधा वर्क डिवाइड बाय क्यू इनपुट भी बोल सकते हैं इनटू 100। अगर तुम नहीं चाहते हो कि वर्क को डायरेक्ट लिखो तो सीधा क्यू इन माइनस में क्यू आउट जो बाहर हुआ है डिवाइड बाय क्यू इन इंटू 100। सारा रिपीटेटिव बात है, टोटल बात को हम लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास में हम लोग सब कुछ सेम यही किए थे। अब वो चीज हम कर लिए हैं तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या है कि हीट इंजन के अंदर जब भी होती है काम तो जो हम लोग हीट सप्लाई किए उस हीट से कितना कन्वर्ट हुआ वर्क में, और बाद बाकी जो हीट बेकार रूप में बाहर चले गया है, इस इनपुट हीट में से आउटपुट हीट को जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? मैकेनिकल वर्क मिलेगा। अगर ऐसे मान करके चलो, इसको हम लोग जस्ट एग्जांपल से समझते हैं कि हम किसी सिचुएशन है कि एक सोर्स से, इस सोर्स से 8000 कैलोरी एनर्जी हम लोग लिए और उसमें से ये जो 200 कैलोरी हीट को बाहर फेंक दिए, 200 कैलोरी हीट को अगर बाहर फेंक दिए हैं तो कितना वर्क ऑब्टेंड हुआ है? तो वर्क ऑब्टेंड जो अपने को मिला है वो मिला है 800 कैलोरी क्यू इन माइनस में जो बाहर फेंके हैं क्यू आउट इक्वल टू 600 कैलोरी हीट अपने को वर्क में कन्वर्ट हुआ है। अब इसका एफिशिएंसी अगर हमको निकालना है तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, सीधा एफिशिएंसी को अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो इसको एफिशिएंसी को फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। अगर परसेंटेज लगाएंगे तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर परसेंटेज नहीं लगाएंगे तो सीधा एफिशिएंसी को फ्रैक्शन में ही लिख सकते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा? वर्क डिवाइड बाय क्यू इन। तो वर्क जो है कितना है? 6000 कैलोरी डिवाइड बाय क्यू इन इनपुट जो डाले हैं, जो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सोर्स किए हैं। तो यहां से जो नेटा का वैल्यू मिल गया है 2/3, सीधा 2/। क्लियर है?
तो इस तरह से हम लोग हीट इंजन को देख लिया। अब देखो हीट इंजन के अंदर कुछ भी दिया रहे, घुमा फिरा करके हम लोग इसका क्वेश्चन का आंसर कर ही सकते हैं। अब देखो इसी बात पे हम एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसको तुम देखो फटाफट। करा कि एक हीट इंजन रिसीव कितना कैलोरी करा है, 50 किलो कैलोरी ऑफ द हीट फ्रॉम द सोर्स। अगर ये सोर्स से लिया है, पर साइकिल में ले रहा है, तो मतलब प्रत्येक एक साइकिल के अंदर वो कितना ले रहा है, वो देखो जब भी हम लोग हीट की बात कर रहे हैं, कितना टेकन किया है या कितना वो आउट किया है, तो वो एक साइकिल के अंदर ही करते हैं। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ सोर्स पर साइकिल, मतलब ये जो हीट टेकन फ्रॉम सोर्स पर साइकिल लिखा हुआ है, तो घबराने की बात नहीं है। वही जो हम लोग समझे हैं उसी को ये साफ साफ इस तरह से बोलता है कि एक साइकिल कंप्लीट होने के दौरान वो कितना हीट सोर्स से लेकर के कितना हीट सिंक में वो भेज देता है। बाद बाकी हीट कितना होगा, कहाँ जाएगा, वो वर्क में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो हीट इंजन के अंदर, तो फटाफट हम लोग इसमें से गिवन डेटा में से क्यू इन निकाल लेते हैं। क्यू इन कितना है, तो 50 किलो, किलो मतलब 10 की पावर 3, इसको 10 की पावर 3 कर देते हैं कैलोरी। क्लियर है। सोर्स पर साइकिल एंड ऑपरेट विद द एफिशिएंसी ऑफ 20%। तो यहाँ पे देखो नीटा जो दिया हुआ है ये परसेंटेज में दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, ये 20 दिया हुआ है। डिटरमाइन द वर्क ऑब्टेन फ्रॉम द इंजन एंड द हीट रिजेक्टेड टू द सिंक पर साइकिल। तो हमको दो चीज पूछ रहा है कि वर्क क्या होगा और क्यू आउट क्या होगा, ये दोनों बताओ। अगर एक निकाल लिए तो फटाफट हम दूसरा को भी फाइंड कर सकते हैं। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन सब यहाँ पे है। नीटा अगर परसेंटेज में हम लोग लिए हैं तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, वर्क डिवाइड बाय क्यू इन इनटू 100। तो अब ये परसेंटेज वाला नीटा अपने को दिया हुआ है, इसको हम लोग एफिशिएंसी बोलते हैं 20 और डिवाइड बाय 50 इनटू 10 टू द पावर, सॉरी ये तो निकालना ही वर्क निकालना है, और ये अपने को दिया हुआ है 50 किलो कैलोरी। तो एनर्जी को कैलोरी ही है, अभी रहने दो, इनटू 100। तो इसको डिवाइड करो तो ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। इसको कर दोगे कितना जगह, 10 इनटू 10 टू द पावर 3। तो वर्क डन जो इधर आ गया है अपने को, वर्क डन जो ऑब्टेन हुआ है, इसको 10 किलो कैलोरी बोल सकते हैं, आराम से सर बोल सकते हैं। तो पहला तुम लोग फाइंड कर ले कि वर्क कितना ऑब्टेन हुआ है, 10 किलो कैलोरी। अब यहाँ से हमको वर्क अगर पता करना है क्या, क्यू आउटपुट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्यू इन माइनस में क्यू आउट इक्वल टू W होती है। क्यू इन पता है, क्यू इन कितना है 50 किलो कैलोरी। क्यू आउट निकालना है जो सिंक को भेजा गया है, आइए कितना है 10 किलो कैलोरी। तो अब इसको देख करके ही लग रहा है कि इसका वैल्यू कितना होगा 40। क्यू आउट जो हुआ है, जो सिंक को गया वो कितना चले गया है, तो ये 40 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी। लो कितना आसान क्वेश्चन होता है। तो कोई थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अगर तुम्हारा सारा कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो इसका क्वेश्चन करने में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, बस डेटा को देखना है, उसके अंदर छोटा मोटा कैलकुलेशन करना, फटाक से आंसर तक हम लोग पहुंच जाते हैं। तो अब इसके अंदर देखो एक अच्छा क्वेश्चन लेकर आए प्रैक्टिकल लाइफ से। हालांकि एक मोटरसाइकिल का इंजन है, डिलीवर पावर ऑफ 10, देखो डिलीवर पावर मतलब कि वो उसका जो मैकेनिकल वर्क करने का रेट जो है वो कितना है, मैकेनिकल 10 किलो वाट, मतलब 10 किलो वाट दिया हुआ है। हालांकि किलो जूल पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड के इन अंदर जो वर्क कर रहा है वो कितना कर रहा है, 10 किलो जूल का कर रहा है। कंज्यूमिंग पेट्रोल एट द रेट ऑफ 2.4 kg पर आवर, मतलब पर एक घंटे के अंदर वो कितना पेट्रोल को कंज्यूम करता है, वो 2.4 किलो per hour. Estimate the efficiency of engine and rate of the heat rejected by the exhaust. तो सबसे पहले हमको निकालना है कि इसका एफिशिएंसी क्या है। एफिशिएंसी चाहे तो फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं, चाहे तो हम परसेंटेज में निकाल सकते हैं। एंड द रेट ऑफ द हीट रिजेक्शन बाय द एग्जॉस्ट, करा कि जो हीट का रिजेक्शन का रेट है वो बताना है। तो अपने को गिवन क्या है, तो रेट ऑफ
पावर जो डिलीवर कर रहा है, मतलब मैकेनिकल वर्क करने का जो रेट है dW/dt, तो ये हम लोगों को दिखा है। साथ साथ ये भी कर रहा है कि इफ द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द पेट्रोल इज 35.5 मेगा जूल पर केजी। तो देखो यहाँ पे 1 किलो पर सेकेंड जब एनर्जी, मतलब वो फ्यूल को कंज्यूम करता है, तो उससे जो एनर्जी निकलती है वो 1 सेकेंड के अंदर वो इतना एनर्जी दे रहा है। समझ रहे बात? कहने का मतलब है कि ये इतना किस में लिया है, वो कन्वर्ट किया है। कहने का मतलब है कि ये पर केजी लिया है किसके अंदर, 1 घंटा के अंदर। तो 1 सेकेंड के अंदर वो कितना केजी लेगा, तो उससे हम लोग यहाँ पे रेट ऑफ एनर्जी एग्जॉस्टेड फ्रॉम द सोर्स इस सब लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, देखो पहले से बात समझो कि ये जो, मतलब कि कोई अगर गाड़ी है, पेट्रोल इंजन है, तो उस पेट्रोल को खपत करने के बाद हमें हीट ऑब्टेन होता है। तो हीट ऑब्टेन्ड पर आवर, मतलब कि पर सेकेंड कितना हमको मिलेगा, उसको निकाल लेते हैं। कहने का मतलब यहाँ तो क्या दिया हुआ है, पर आवर दिया हुआ ना, तो हम लोग ऐसा यूनिट में लेके चलेंगे तो इसको पर सेकेंड कर लेंगे, काम चल जाएगा। क्लियर है? तो हम लोगों को जो हीट टेकन फ्रॉम सोर्स रेट ऑफ, सही से लिख लेते हैं, सब कुछ का रेट ही चल रहा है तो हम लोग रेट ही चल रहे हैं। तो रेट ऑफ हीट टेकन फ्रॉम सोर्स, सोर्स से वो कितना लेगा, मतलब कि 1 किलो पर सेकेंड के अंदर वो इतना एनर्जी भेज रहा है। तो इसका मतलब है कि इतना किलो पर सेकेंड के अंदर कितना होगा, तो देखो कितना है, 2.4 केजी। केजी रहने दो, ये पर आवर है तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर दो, 60 मिनट हो गया, फिर 60 सेकेंड हो गया। अब इसके अंदर 3.55 इंटू 10⁻6 ये हो जाएगा। अगर तुम देखो तो यहाँ इसका यूनिट जूल है, केजी केजी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे सेकेंड है तो जूल पर सेकेंड जो हो जाएगा ये वॉट ही हो जाएगा, तो इसको हम लोग वाट लिख देते हैं। देखो ये 10⁻6 किससे, मेगा से आ गया है। तो इसको सॉल्व करने के बाद, देखो इसको हम कैलकुलेट करके रखे हुए हैं, टाइम क्यों बर्बाद करें फालतू का। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर अपने को आया है, 1 मिनट, तो लाइन पे ही बने रहो, इसका डायरेक्ट आंसर ही लिख देते, इतना कैलकुलेट कर ही देते दीजिए। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, इसका आंसर जो कैलकुलेट करने के बाद आया है, वो शायद कर ही देते कैलकुलेट, क्या दिक्कत है, चलो हटाओ, इससे ही कर देते हम लोग, हालांकि लिखे थे, कहीं चले गया। तो अब यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो ध्यान देखो कि फटाफट ये ऊपर कर दो, 24 डिवाइड बाय 6 इंटू 6 इंटू 10⁻2। ये पॉइंट को हटाएं, 10⁻3 नीचे कर दे, 10⁻3 कर दिए, इंटू 35.5 इंटू 10⁻6, ये सब वाट में ही आएगा। तो इसको अगर तुम डिवाइड करो तो 6 इंटू 4, तो इसको हम मल्टीप्लाई के 6 से डिवाइड कर देते हैं, 35.5 इंटू 4 डिवाइड बाय 6, तो ये आ गया है लगभग 3.6। देखो ये जो पावर है 10, और यहाँ पे बचेगा कितना, 10⁻3 बचेगा, तो 10⁻3 को हम लोग बोलते हैं किलो, तो ये आ गया है इतना किलो वाट। देखो रेट ऑफ हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स जो है वो इतना है, और जो पावर है वर्क करने का है, रेट ऑफ डूइंग वर्क जो है वो इतना दिया हुआ है। तो यहाँ से हमको एफिशिएंसी तो फटाक से मिल जाएगा। एफिशिएंसी अगर हमको निकालना है परसेंटेज में, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, वर्क डिवाइड बाय क्यू इन। क्यू इन मतलब वही जो हीट हम लोग लेते हैं किससे, सोर्स से। तो वर्क कितना दिया हुआ है, 10 किलो वाट दिया हुआ है,
10 किलोवाट, और ये जो है 23.6 वाट इंटू किलोवाट है, नीचे में भी किलो वाट इंटू 100। तो इसको डिवाइड करने के बाद जो एफिशिएंसी मिलने वाला है, कर ही देते हैं। तुम लोग भी कहोगे सर मोबाइल से चीटिंग कर रहे हैं, अरे इतना डिवीजन पर तो यकीन रखो कि कर लोगे। ये लगभग आ गया है 42.3% एफिशिएंट। तो ये इंजन जो है सो अच्छा खासा एफिशिएंट है। और समझो इसे कि अगर 100 जूल एनर्जी इसके अंदर हम दिए हैं तो वो 42 जूल का वो काम कर देता है, बाद बाकी जो बचा है 58 जूल वो बर्बाद करेगा। तो कोई भी ऐसा 100% इंजन नहीं बना है, मतलब कोई भी ऐसा इंजन नहीं बना है जो 100% एफिशिएंट हो। क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे कैरनोट साइकिल वही बताता है कि अगर हम सारा सिचुएशन को आइडियल ही लेते हैं, आइडियल मतलब कि होता नहीं, हम लोग मान लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग मानते हैं ना कि आइडियल कंडीशन की पुली के अंदर मास नहीं है, सरफेस जो फ्रिक्शनलेस है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। तो ये इस तरह से हो गया। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि वो सिंक को कितना दिया हीट, तो वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो Q इन माइनस में Q आउट इक्वल टू होता है W। तो Q आउट यहाँ से आ जाएगा, कितना ही सिंक को दिया है, तो 23.6 किलो वाट माइनस में 10 किलो वाट इक्वल टू 13.6 किलो, मतलब रेट ऑफ एनर्जी जो फेंक रहा है पर सेकेंड वो 13.6 किलो जूल फेंक रहा है। इस तरह से हम लोग इसको भी कर लिए। उसके बाद कैरनोट साइकिल। कैरनोट साइकिल का कहना क्या है कि ये जो हम लोग इंजन बना रहे हैं उस इंजन को मैक्सिमम एफिशिएंसी रखने के लिए हमें जो सिचुएशन लेना चाहिए उसको किस तरह से लेके ताकि वो मैक्सिमम एफिशिएंट हो। कैरनोट एक साइंटिस्ट था जिन्होंने ही ये बताया था, तो इसको हम लोग कैरनोट साइकिल भी कहते हैं। इसका ये सिचुएशन 1820 में आया था, मतलब 1820 ईस्वी में ये मतलब इस इंजन का डिजाइन किया था। हालांकि एक्चुअल इंजन है ना वो आइडियली इंजन है। तो कैरनोट साइकिल इज एन आइडियल साइकिल, इट एफिशिएंसी इज मैक्सिमम बिटवीन द टू गिवन टेम्परेचर, मतलब जो दो टेम्परेचर ले लेगा, हायर टेम्परेचर ले लेगा, लोअर टेम्परेचर ले ले, तो इस दो टेम्परेचर के बीच जो मैक्सिमम एफिशिएंट इंजन होता है उसको हम लोग कैरनोट इंजन भी कहते हैं, या इसी को कैरनोट साइकिल के अंदर हम लोग समझते हैं। तो अब देखो कैरनोट का साइकिल किस तरह से लिया था, वो दो इंजन मतलब दो टेम्परेचर लिया, एक हायर टेम्परेचर एक लोअर टेम्परेचर है। तो हम लोग जानते हैं कि ये साइक्लिक प्रोसेस, तो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर क्या होगा, एक बार एक्सपेंशन होगा उसके बाद कंप्रेशन होगा। तो ये इसके अंदर 4 स्टेप इन्वॉल्व था। 4 स्टेप में क्या था कि 2 आइसोथर्मल था। आइसोथर्मल के दौरान हम लोग क्या करते हैं, जब वो एक्सपेंड करेगा तो उसके अंदर किसी भी तरह का टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। क्या है, किसी भी तरह का टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। उसके बाद 2 एडियाबेटिक प्रोसेस लिया, एक बार एडियाबेटिक एक्सपेंशन किया उसके बाद एडियाबेटिक कंप्रेशन किया। तो एडियाबेटिक प्रोसेस जब होगा तो जब भी एक्सपेंड कर रहा होगा तो उसके अंदर किसी भी तरह का हीट का एक्सचेंज हम लोग नहीं मानते, हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। उसके बाद फिर से जो है सो इसको मिला करके हम इसको बता देते हैं पीवी डायग्राम से कि इसके अंदर 4 स्टेप इन्वॉल्व है। अरे बाबा, इसको तुम लोग डायग्राम से ही समझो रहेगा। ये रहा पीवी कर्व। तो ये 2 टेम्परेचर लिया, तो पहले तो इस तरह का टेम्परेचर लिया कि मान लो कि ये एक हमारे पास सॉरी इस, चलो ठीक है। तो इसको रखा, ये प्रोसेस है ए से लेकर के बी तक। इसको टेम्परेचर हाइयर टेम्परेचर रखा, क्या है ये हाइयर टेम्परेचर, इसको हम लोग T1 भी कंसिडर कर सकते हैं। तो हाइयर टेम्परेचर हुआ, ये क्या है एक्सपेंशन, देखो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा लगातार। तो इसको हम लोग ए से बी प्रोसेस जो लिया वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन लिया, ए से बी आइसोथर्मल एक्सपेंशन लिया। तो मतलब इस तरह का एक्सपेंशन क्या, इसके अंदर क्या हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम बढ़ा है, वॉल्यूम बढ़ा है वो एक्सपेंड किया है। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ हमको हीट देना पड़ा होगा। तो लेट्स सी इसके अंदर हम लोग हीट डाले हैं Q1, इसके अंदर Q1 हीट हम लोग डाले हैं। उसके बाद देखो
देखो यहां से ए से लेकर के बी तक में टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया है, वो इस तरह का आइडियल इंजन बनाया, आइसोथर्मल प्रोसेस में लिया, क्या पहले क्या किया, वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के दौरान उसको हीट सप्लाई किया, लेकिन टेम्परेचर में किसी भी तरह का चेंज नहीं आया, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। उसके बाद बी से लेकर के सी तक वो प्रोसेस किस तरह से लिया है, वो लिया एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो देखो फिर से ये वॉल्यूम इंक्रीज कर गया है। तो ये जो प्रोसेस यहां तक आया इसको हम लोग सी पॉइंट कहेंगे, ये हुआ सी पॉइंट। तो ये बी से लेकर के सी तक जो लिया वो क्या, एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। इसके दौरान क्या हुआ, किसी भी तरह का हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ, लेकिन अब टेम्परेचर फॉल कर गया है। अब देखो यहां से लेकर के यहां तक हीट क्या हुआ कि कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन वो देखो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में डब्ल्यू। अगर डब्ल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि ये डेल्टा यू को नेगेटिव होना पड़ेगा। क्यों कि यहां से लेकर के यहां तक वॉल्यूम बढ़ा है, वॉल्यूम बढ़ा है तो वर्क डन पॉजिटिव हुआ है, वर्क डन पॉजिटिव हुआ है तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी घटा होगा, तो टेम्परेचर फॉल कर गया है। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि ये जो बी से लेकर सी तक आया है ये एडियाबेटिक कंप्रेशन एक्सपेंशन हुआ है, जिसके दौरान किसी भी तरह का हीट एक्सचेंज नहीं हुआ, लेकिन टेम्परेचर घट चुका है। अब ये दो प्रोसेस एक्सपेंशन था और दो प्रोसेस जो है वो क्या लिया, कंप्रेशन का लिया। तो फिर से ये क्या किया, कंप्रेशन किया सी से लेकर के डी तक, सी से लेकर के डी तक, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन, सी टू डी आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ। मतलब कंप्रेशन हुआ है, इसका मतलब है इसके अंदर क्या हुआ कि ये कंप्रेस किया है और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर हमको हीट रिलीज मिला, इसके अंदर हीट ऑब्टेन हुआ, मतलब हीट बाहर निकला इस दौरान के अंदर। आइसोथर्मल कंप्रेशन के दौरान हीट बाहर निकला, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। उसके बाद लास्ट प्रोसेस जो फिर से वो किया वो एडियाबेटिक एक्सपेंशन किया। थोड़ी ये हुआ एडियाबेटिक कंप्रेशन, डी से लेकर के ए तक एडियाबेटिक कंप्रेशन, एडियाबेटिक। तो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर हम लोग जानते हैं कि जहां से चले हैं वहीं तक पहुंचेंगे। तो फिर यहां जैसे ए तक पहुंचा, देखो यहां से सी से लेकर डी तक जो टेम्परेचर था वो लोअर टेम्परेचर था, इसके अंदर टेम्परेचर लोअर था क्योंकि टेम्परेचर घट गया है। तो जैसे बी से सी तक एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ, वॉल्यूम बढ़ा है, इंटरनल एनर्जी घटा होगा। इंटरनल एनर्जी घटने का मतलब टेम्परेचर उसका गिर गया है। अब यहां से सी से लेकर डी तक गया है, वो क्या किया है, कंप्रेशन किया है। कंप्रेशन किया है इसका मतलब है कि इसका इंटरनल एनर्जी तो जीरो, चेंज नहीं हुआ कुछ, कंप्रेशन हुआ है, इसका मतलब कि इसके अंदर का जो हीट है वो बाहर निकला है। देखो यहां से फिर से वही डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में डब्ल्यू। अगर ये नेगेटिव है तो इसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा। नेगेटिव होने का मकसद क्या है कि ये बाहर निकला है, क्योंकि ये तो जीरो है, ये तो जीरो है। क्लियर है, चेंज इन एनर्जी जीरो है, इसलिए कि इसके अंदर किसी भी तरह का टेम्परेचर में चेंज नहीं आया है। और जैसे वर्क डन नेगेटिव हुआ है तो हीट भी जो है अपना नेगेटिव आएगा, हीट नेगेटिव का मतलब बाहर निकला है। क्लियर, तो इस तरह का ये एक्सप्रेशन दिया और फिर से हमको डी से लेकर के ए तक पहुंचना है। तो अब जब कंप्रेशन होगा इसका मतलब है कि हीट एक्सचेंज जीरो है, वॉल्यूम नेगेटिव हुआ है, तो वॉल्यूम नेगेटिव हुआ तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ करके फिर से हमको ए तक पहुंच गया है। तो इस टाइप का जो साइकिल लिया है, इस साइकिल का जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम होता है। अब देखो इसको हम लोग थोड़ा सा एक एक करके समझते हैं कि जो हम पहले निकालते हैं ए से लेकर बी तक का, इसके अंदर हीट सप्लाई क्या होगा। तो पहली बात तो ए से बी जो अपना है आइसोथर्मल है, इसको ध्यान से देखना। हम थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिकल सिचुएशन लेकर आ रहे हैं। तो यही अपना है एडियाबेटिक, सॉरी इसका नाम क्या है, कैरनोट साइकिल। कैरनोट साइकिल के अंदर पहले क्या हुआ, कंप्रेशन एक्सपेंशन, फिर से एक्सपेंशन हुआ, फिर कंप्रेशन हुआ, फिर से जाकर के कंप्रेशन हुआ। ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ है और इस साइकिल के दौरान जो होती है मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें मिलता है।
दो टेम्परेचर जब गिवन है, एक हायर टेम्परेचर एक लोअर टेम्परेचर, तब हम लोग करते क्या कि ए से लेके बी तक चलते हैं प्रोसेस में। ए से बी तक क्या है, आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो इसके अंदर डेल्टा यू ए बी जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद वर्क डन, तो डेल्टा क्यू जो इनपुट हुआ है इसी को हम लोग Q1 मानते हैं, तो Q1 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा इस बार, Q1 का वैल्यू WA1 AB के बराबर होगा। और WAB कहने का मतलब यहां से लेके यहां तक का जो प्रोसेस वो आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस का हम लोग जानते हैं NRT, तो ये T कौन सा है, हाइयर वाला, NRT LN। अगर इसका देखिए वॉल्यूम VB, इस पॉइंट का वॉल्यूम मान लेते हैं VB, इस पॉइंट का वॉल्यूम VA, तो ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा VB डिवाइड बाय VA। उल्टा कर दी, उल्टा कर दिए, सही है, सही है। देखो फाइनल वॉल्यूम VB, इनिशियल वॉल्यूम VA, तो ये जो वर्क डन मिला हमको क्या मिला, पॉजिटिव वर्क डन मिला। ध्यान रखना कि ये हमको पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ये हमको पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है क्योंकि इनपुट है। क्लियर है। उसी तरह से अगर हम लेकर के चले, कौन सा कलर देखेगा तुम लोगों को, चलो ये ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग बी से लेकर के सी तक चलते हैं। बी से सी तक क्या है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, तो ये हो गया एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन है तो इसके अंदर डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि किसी भी तरह का हीट एक्सचेंज नहीं होती है एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर। तो अब यहां से हम लोग देखेंगे जो अपने को वर्क डन या चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो मिलेगा वो किसके बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम लोग वर्क डन जब निकालेंगे तो वर्क डन को, कौन सा प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम लोग वर्क डन जब करेंगे इससे बी से लेकर के सी तक, अरे बाबा, बी से लेकर के सी तक नेगेटिव ऑफ B2 लेकर के सी तक। अरे वर्क डन 0 है तो इसका मतलब, सॉरी, इन ये हीट सप्लाई क्या है, हीट एक्सचेंज 0 है, इसका मतलब जो भी इंटरनल एनर्जी में चेंज आया होगा वो किसके बराबर होगा, वर्क डन के नेगेटिव के बराबर होगा। तो नेगेटिव साइन पहले दे दिए, तो ये वर्क डन हमको यहां से मिल जाएगा। वर्क डन का जो वैल्यू मिलेगा वो चेंज इंटरनल एनर्जी क्या होता है, NR डेल्टा T। तो पहले बात है माइनस में NR डेल्टा T, मतलब फाइनल टेम्परेचर T लोअर, तो T लोअर माइनस में T हाइयर। और नेगेटिव साइन को अगर अंदर हम डाल दिए तो वर्क डन इन BC जो है वो NR T हाइयर माइनस T लोअर, या इसी को NR डेल्टा T बोल सकते हैं। तो ये हमको वर्क डन मिला किस प्रोसेस के अंदर, BC के अंदर, ये BC के अंदर मिला है, इसके अंदर कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ है। उसके बाद हम चलते हैं किसके अंदर, फिर C से लेकर के D तक। तो C से लेकर D तक देखेंगे तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो ये C से लेकर के D कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। सर आप करना क्या चाहते हो, देखो यहाँ पे हम लोग एक रिलेशन लाने वाले हैं, इस रिलेशन को ला करके ही हम लोग जब देखो हमेशा हीट तो दिया नहीं रहेगा, टेम्परेचर दिया रहेगा, तो उस टेम्परेचर का वैल्यू ही हम लोग इस तरह से प्रोसेस को समझ करके रिलेशन ले आते हैं। एक एडियाबेटिक कंप्रेशन है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है, तो इसके अंदर डेल्टा यू का वैल्यू 0 होगा। इसका मतलब Q जो ऑब्टेन्ड Q2 होगा वो वर्क डन इन CD, वर्क डन इन CD होगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं वर्क डन इन CD क्या होगा, NR T लोअर, मतलब लोअर टेम्परेचर, ये वाला इसमें लोअर टेम्परेचर था, इनटू LN V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो V फाइनल कौन सा है, तो D का वॉल्यूम और A का वॉल्यूम, तो VD बाय
वी सी। और यहां से देखो कि ये टर्म जो आ रहा है वो नेगेटिव टर्म आ रहा है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वी डी जो है वो कम है और वी सी जो है वो ज्यादा है। तो ये टर्म जो अपने को आया है वो नेगेटिव टर्म आया है। क्या आया है? नेगेटिव टर्म आया है। तो यहां से अगर हम चाहें तो इसको उलट कर करके माइनस में एन आर टी एल इंटू एल एन वी सी डिवाइड बाय वी डी कर सकते हैं। देखो अब पॉजिटिव हो गया, वी सी वॉल्यूम जो सी का है वो ज्यादा है, डी का कम है, तो ये 1 से बड़ा आएगा। तो अब देखो ये जो Q हम लोग देख रहे थे, Q एब्सॉर्ब ही हमेशा देखते हैं, ये फॉर्मूला के अंदर जो है वो Q सप्लाई इक्वल टू सी डी है। तो इसका मतलब जो रिलीज हुआ होगा वो नेगेटिव साइन देना पड़ेगा। तो जो Q आउटपुट है, कहने का मतलब है कि जो Q आउटपुट आ गया है इसमें नेगेटिव साइन को हम हटा देंगे तो सीधा ये मिलेगा अपने को एन आर टी एल लोअर टेम्परेचर इंटू एल एन वी सी डिवाइड बाय वी डी। नेगेटिव कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखो देख, जब नेगेटिव एनर्जी होता है तो हम लोग आउटपुट कहते हैं, जब कहते हैं कि आउटपुट एनर्जी कितना मिला तो नेगेटिव साइन को हटा के बोलेंगे, तो वही बात हम लिखे यहाँ पे। चलो क्लियर है? तो हम लोग का सी डी भी प्रोसेस हो गया है। उसके बाद कौन सा प्रोसेस बचा? डी से लेकर के ए तक। तो डी से लेकर के ए तक जो है वो एडियाबेटिक कंप्रेशन है। तो कहाँ कर दे? ऊपर ही कर दे, ज्यादा घोंच पोछ नहीं होगा जी। चलो हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, डी टू ए। डी टू ए, तो ये हो जाएगा एडियाबेटिक कंप्रेशन। एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो यहाँ पे एडियाबेटिक कंप्रेशन है तो इसका मतलब है कि इसमें डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। तो वर्क डन जो है वो नेगेटिव ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर। तो इसका मतलब वर्क डन इन डी ए प्रोसेस जो आ गया है एन आर डेल्टा टी। तो डेल्टा टी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ डेल्टा टी। तो एन आर डेल्टा टी, तो कहने का मतलब है कि ये हो जाएगा तो टेम्परेचर फाइनल, देखो ध्यान से, फाइनल टेम्परेचर टी एच, लोअर टेम्परेचर टी एल। तो टी एच माइनस में टी एल। तो इसका मतलब है वर्क डन इन डी टू ए प्रोसेस जो आया है माइनस में एन आर डेल्टा टी। ये हो गया, क्लियर है? अब टोटल वर्क डन हम लोग देख रहे थे कितना आया है। तो टोटल वर्क डन को अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो यहाँ से टोटल वर्क डन को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो फर्स्ट में जो हमको वर्क डन मिला था कितना मिला था? एन आर टी एल एन, ये वाला मिला था। तो ए बी के अंदर इतना मिला है, बी सी के अंदर एन आर टी डेल्टा टी पॉजिटिव मिला है। उसके बाद अगर इसके अंदर हम वर्क डन देखें तो ये वैल्यू भी लगभग उतना ही मिला है। तो अगर हमको वर्क डन निकालना है ना तो वर्क डन निकालो तो सीधा वैसे ही देखो, अगर ऐड सबको कर दे तब भी काम चल जाएगा। अगर उसको क्यू इनपुट माइनस में किधर गया जी? इनपुट किधर था? ये, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे या इसमें से इसको ऐड कर दे। अगर हम टोटल वर्क डन निकाले, टोटल वर्क डन निकाले तो देखो ये वाला वैल्यू बीसी प्रोसेस के अंदर पॉजिटिव में वैल्यू आया है, उधर जो आया है नेगेटिव में आया है। तो इसको हम लोग फिर से एक बार देख लो कि हमको टोटल वर्क डन करना है। वर्क डन इन ए बी प्लस वर्क डन इन बी सी प्लस वर्क डन इन सी डी प्लस वर्क डन इन डी ए, वर्क डन इन डी ए प्रोसेस। क्लियर है? तो टोटल वर्क डन अगर हम निकालें तो पहले में जो आया था हमको एन आर टी एच एल एन वी बी बाय वी ए, उसके बाद माइनस में एन आर
सॉरी प्लस में आता है एन आर डेल्टा टी, देखो यहाँ से प्लस में एन आर डेल्टा टी, उसके बाद प्लस में एन आर टी लोअर एल एन। ध्यान से देखो यहाँ पे, चाहे तो इसको माइनस में वीसी बाय वीडी कर सकते हैं, अच्छा इसी को उल्टा दिए हैं तो प्लस में, अरे उल्टा कर दिया, हाँ चलो कोई माइनस में कर देते, माइनस में ही रहने दो अभी फिलहाल, माइनस में ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है हमको, क्योंकि डी ए बाय डी सी ने किए हैं, तो ये साइन को माइनस ही रहने दो। माइनस में एन आर टी एल एन, क्या जी, देखो यहां से फाइनल, हाँ वीडी बाय वीसी है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको वीसी बाय वीडी लिखेंगे, वीसी बाय वीडी। यहां से ये वाला वर्क माइनस में एनआर टी, एनआर डेल्टा टी, क्लियर। तो अब यहां से ध्यान से देखो तुम लोग, कि जो टोटल वर्क डन अपने को मिला है वो क्या मिला है, ये टर्म पॉजिटिव ये टर्म नेगेटिव कैंसिल हो गया, एन आर को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो एन आर को जैसे ही कॉमन ले लेंगे, एन आर को कॉमन ले लिए तो बचा अपने को क्या टर्म, यहां से टी एच एल एन वी बी बाय वी ए माइनस एल एन, सॉरी टी एल एल एन वी सी बाय वी डी, ये मिला है वर्क डन। और देखो क्यू इनपुट जो होगा, जो क्यू इनपुट है वो अपना कौन सा है, देखो इस प्रोसेस के अंदर तो कोई हीट का आदान प्रदान नहीं हुआ, इसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ, पहले वाले के अंदर जो क्यू इन डाले हैं, देखो ये तो आउट हो गया ना, तो क्यू इन जो अपना है वो कितना है, इसके बराबर ही है, किधर गया जी, कौन सा किस में क्यू इन मिलेगा अपने को, ए बी प्रोसेस में, तो ए बी प्रोसेस में ये आया है एन आर टी एच एल एन वी बी बाय वी ए। अरे क्या हो रहा है जी, तो जो क्यू इन है वो है एन आर टी एच एल एन वी बी बाय वी ए, अब देखो एफिशिएंसी हम लोग जब निकालने के लिए आते हैं तो जो अपना काम था वहां तक हम लोग पहुंच चुके, एफिशिएंसी हम लोग जब निकालने के लिए आएंगे तभी हम लोग परसेंटेज नहीं बल्कि फ्रैक्शन में ही रखते हैं, अपने को थोड़ा सा आसान रहेगा, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे W डिवाइड बाय टू इनपुट, मतलब कितना एनर्जी उसके अंदर हम लोग डाले हैं, तो यहाँ से W जो मिला है अपने को क्या मिला है NR इंटू, ऐसा देखो ध्यान से देखो, चलो एक बार लिख ही देते हैं, एक बार लिख देते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, NR TH LN VB बाय VA माइनस में TL LN VC बाय VD डिवाइड बाय NR TH LN VB बाय VA। इसका मतलब है कि जो एफिशिएंसी अपने को मिला है वो क्या मिला है, NR NR कैंसिल कर दो, ये NR कैंसिल हो गया, तो ऊपर जो बचा है वो सिर्फ बचा है TH LN VB बाय VA माइनस में TL LN VC बाय VD डिवाइड बाय TH LN VB बाय VA, ये है अपने को, क्लियर है। तो अब यहां से थोड़ा सा हम कुछ रिलेशन लाते हैं कि ये जो हमारा एल एन वाला टर्म है उसको हम थोड़ा कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। देखो हमारे पास एक VB बाय VA है और VC बाय VD है,
तो इसमें कुछ रिलेशन लाते हैं। अगर मान करके चलो कि रिलेशन आ गया कि वीबी बाय वी ए इक्वल टू वीसी बाय वीडी आ गया है, तो इसका मतलब ये टोटल एल एन वाला टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, सबको डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो फटाफट इसके लिए हम थोड़ा सा काम करते हैं कि ये पेज को हम थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं। चलो इसको उठा करके हम थोड़ा सा, चलो इधर इधर, चलो इधर आ गए। हाँ यही था ना, यही था। तो हम ये तो एक्स्ट्रा हम लेकर के आए हैं क्योंकि हमको ये डायग्राम चाहिए था। इस डायग्राम को लाने के लिए हम इतना मेहनत किए हैं, और तुम थोड़ा सा मेरा मेहनत का लाज रख लेना कि हम तुम्हें कहना क्या चाहते हैं, हम तुम्हें बताना क्या चाहते हैं, इस बात को ध्यान पे रखना है। बाकी फालतू की चीज़ों को इग्नोर मारो। तो देखो यहां से लेकर के बी से लेकर सी तक क्या है, अपना एडियाबेटिक प्रोसेस है। बी सी क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो इसके जगह पे हम लोग यहां ध्यान दो कि जो टी वी का रिलेशन था वो था टी, सॉरी, गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हम बीसी प्रोसेस में लगा रहे हैं। तो चलो इसका बी पॉइंट का जो टेम्परेचर वो हायर टेम्परेचर है, तो टी एच इंटू बी का पावर गामा माइनस वन इक्वल टू इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट का टेम्परेचर लोअर है तो इसको हम लोग टी एल बोलेंगे, इनटू प्रेशर एट, सॉरी वॉल्यूम एट सी गामा माइनस वन। तो यहां से हम लोग थोड़ा सा ध्यान दो कि टी एच बाय टी एल इधर कर दिए। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, वी सी बाय वी बी का पावर गामा माइनस वन इक्वेशन नंबर वन कर देते हैं। क्लियर है। उसके बाद फिर से चलो डी टू ए प्रोसेस, डी टू ए क्या है, फिर से एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक है। तो फिर डी इसका टेम्परेचर इनटू वॉल्यूम, इसका, तो इसका टेम्परेचर को फिर से हम लोग कितना लेट करेंगे, लेट क्या करना है वो है ही। तो पहले वाले का टी लोअर है और वॉल्यूम कितना है, तो मान लेते हैं कि इसका वी डी वॉल्यूम है, इनटू गामा का पावर माइनस में वन, गामा का पावर माइनस में वन इक्वल टू टी एच इंटू बी ए गामा का पावर माइनस में वन, गामा माइनस वन मतलब बी ए का पावर गामा माइनस वन हो गया। तो फिर टी एच बाई टी एल कर देते हैं हम लोग यहां से, टी एच बाय टी एल। तो टी एच बाय जैसे ही टी एल करेंगे तो अपने को क्या मिला यहाँ पे, इसको इधर भेज दिए, तो वी डी बाय वी ए का पावर गामा माइनस वन। तो अब तुम देखो कि इसका एल एच एस बराबर है तो आर एच एस को भी बराबर होना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर टू लेट कर लो। देखो तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, वन एंड टू दोनों को मिलाकर के ये बोल सकते हैं कि वी सी बाय वी बी का, वी सी बाय वी बी का पावर क्या है, गामा माइनस वन इक्वल टू वी डी बाय वी ए, वी डी बाय वी ए का पावर गामा माइनस वन। तो देखो दोनों का पावर सेम है दोनों तरफ, तो उसको हटाओ फटाफट। जैसे ही हटा दिए तो क्या मिला, वी सी बाय वी बी इक्वल टू, सॉरी वी डी बाय वी ए, वी डी बाय वी ए। अब अपने टारगेट तक पहुंच चुके हैं। तो यहां से देखो इधर इसको भेजते इधर, ऐसा करते इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो। तो जैसे इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, वी बी बाय वी ए इक्वल टू, इसको इधर भेजो तो वी सी बाय वी डी,
और यही हम तुम्हें दिखाना चाहते थे कि भाई साहब देखो ध्यान से, कि जो इतना मेहनत हम लोग किए हैं, इस बात को यहां पे देखो कि VB बाय VA लिखो चाहे VC बाय VD लिखो, एक ही बात है। VB बाय VA लिखो चाहे VC बाय VD लिखो, वो दोनों एक ही टर्म है। तो इसका मतलब है कि हम यहां से ये वाला टर्म, सॉरी, ये वाला टर्म को कॉमन ले सकते हैं, और ये कॉमन ले करके हम इस VC बाय VD को भी ln VB बाय VA कर देते हैं। ln VB बाय VA कर दिए, कांस्टेंट लेकर के, यहां से क्या बचा, TH माइनस में TL डिवाइड बाय, फिर से वही ये नीचे वाला कर देते हैं, ln VB बाय VA इंटू TH। तो ये टर्म कैंसिल। तो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला आ चुका है अपने को कैरनॉट साइकिल के लिए, क्या है, सिर्फ कैरनॉट साइकिल के लिए, वो TH माइनस TL डिवाइड बाय TH। चाहो तो तुम इसको 1 माइनस में TL डिवाइड बाय TH भी कर सकते हो। चलो अब देखो, ये मोस्ट एफिशिएंट इंजन है। क्या है, ये सबसे ज्यादा मोस्ट एफिशिएंट इंजन ये हो गया। तो अब यहां से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एफिशिएंसी ऑफ इंजन जो कर रहे थे उसको हम लोग थोड़ा सा फिर से अच्छा से कर लेते हैं। देखो कि एफिशिएंसी ऑफ इंजन जो बताया, एफिशिएंसी किसी भी इंजन का हमको एफिशिएंसी लिखना है तो उसके लिए फॉर एनी इंजन, दुनिया का कोई भी इंजन हो उसका एफिशिएंसी अगर तुम्हें लिखना है तो उसके लिए करना क्या है कि नीटा, हम परसेंटेज में नहीं लिख रहे हैं, सीधा फ्रैक्शन में लिख रहे हैं। अगर परसेंटेज करना हो तो तुम 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो उसके लिए हम लोग करेंगे वर्क डिवाइड बाय क्यू इनपुट, या इसी को क्यू इनपुट माइनस में क्यू आउटपुट डिवाइड बाय क्यू इनपुट। ये हो गया दुनिया का कोई भी इंजन हो उसके लिए हम लोग एफिशिएंसी ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दुनिया का कोई भी इंजन हो उसके लिए ये लिखेंगे। और कैरनॉट साइकिल, अगर जब कैरनॉट साइकिल दिया रहे तब, और कैरनॉट साइकिल से बना हुआ इंजन को हम लोग बोलेंगे कैरनॉट इंजन बोलेंगे। और कैरनॉट इंजन एफिशिएंसी जब इसका हम लोग लिखेंगे तो उसके लिए ये तो फॉर्मूला लिखेंगे। अब चलो इसको करने की जरूरत है नहीं हम लोग, तो चलो कर ही देते हैं, तुम भी क्या याद रखोगे, Q W बाय Q इनपुट इक्वल टू जो Q इनपुट माइनस में Q आउटपुट डिवाइड बाय Q आउटपुट, अरे सॉरी इनपुट। ये दुनिया का किसी भी इंजन के लिए वैलिड है तो ये कैरनॉट इंजन के लिए भी वैलिड होगा। लेकिन कैरनॉट इंजन के लिए अभी कुछ देर पहले पूछे हैं कि जहां पे इनपुट है वहां पे टेम्परेचर हाइयर माइनस में टेम्परेचर लोअर डिवाइड बाय टेम्परेचर हाइयर हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ कैरनॉट के लिए, इसके लिए कर सकते हैं, कैरनॉट के लिए कर सकते हैं। तो अब हम लोग चाहें तो इसको और इसको रिलेट कर सकते हैं। तो इसको 1 माइनस में, तो कितना अच्छा रिलेशन आ गया, 1 माइनस में Q आउट डिवाइड बाय Q इन इक्वल टू 1 माइनस में TL डिवाइड बाय TH। अब देखो 1 1 को हटाओ, जैसे ही हटा दी हम लोग तो यहां से Q आउट डिवाइड बाय Q इन इक्वल टू TL डिवाइड बाय TH लिख सकते हैं फॉर कार्नोट साइकिल्स इंजन के लिए, ओनली फॉर कार्नोट इंजन। इसके लिए ओनली फॉर कार्नोट इंजन। किसी भी इंजन के लिए हम लोग ये रिलेशन नहीं लगाएंगे, सिर्फ कार्नोट इंजन के लिए ही लगाएंगे, ओनली फॉर कार्नोट इंजन। क्लियर। अब हमको क्यू इनपुट आउटपुट देने की जरूरत नहीं है। अगर वो कह दे कि कार्नोट साइकिल है
तो उसका टेम्परेचर हमको बता दे, हाइयर और लोअर टेम्परेचर बता दे, हम एफिशिएंसी फटाक से बोल देंगे। अगर देखो इस पे क्वेश्चन हम लेके आए हैं, देखो तो क्वेश्चन इसके अंदर है तो नहीं है इसके ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि हमें पता रहे कि चलो कि हमारे पास एक ये सोर्स है, मान लो कि ये सोर्स है, इसका दिया हुआ 370, चलो 327 डिग्री सेल्सियस पे ये सिंक सोर्स है। उसके बाद जो कोई इंजन है, ये कोई इंजन है, और ये इंजन कैसा है, कैरनोट वाला है, कैसा है, कैरनोट का। उसके बाद क्या जाएगा, एनर्जी सिंक में जाएगा, और सिंक का टेम्परेचर दिया हुआ है 270 डिग्री। तो एफिशिएंसी बताना है इस कैरनोट इंजन का, तो इस कैरनोट इंजन का एफिशिएंसी बताने के लिए हम लोग को ज़्यादा सोचना ही नहीं है। उसके लिए एफिशिएंसी के लिए हम लोग बोलेंगे कि भाई साहब 1 माइनस में TL डिवाइड बाय TH कर दो, 1 माइनस TL डिवाइड बाय TH कर दो, तो फटाफट कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे कि हम लोग केल्विन में लेंगे, अगर चाहे तो इसको TH माइनस TL डिवाइड बाय TH करेंगे, तब भी जाकर के अपने को सेम टू सेम ही मिलेगा। तो ऐसा करो, इसको हम लोग डायरेक्ट TH माइनस में TL डिवाइड बाय क्या कर सकते हैं हम लोग, TH कर देते हैं। तो चलो केल्विन में ही लेके चलेंगे हम लोग, डिग्री सेल्सियस में लेके चलेंगे, केल्विन में लेके चलेंगे। तो इसको अगर ऊपर देखो तो कितना हो जाएगा, ऊपर इसको रखो, इसमें 273 जोड़ो तो ये 600 हो जाएगा, 600 माइनस में 300 डिवाइड बाय 600, तो 300 डिवाइड बाय 600, इसका मतलब है कि 1/2 एफिशिएंसी आ गया है। एफिशिएंसी कितना आ गया, 1/2। अगर परसेंटेज में अगर इसी की बात करें तो कितना जाएगा, 50% हो जाएगा। क्लियर है, इस तरह से। तो हम लोग कैरनोट साइकिल को पढ़े, कैरनोट साइकिल से जो बनने वाला इंजन है इसको हम लोग कैरनोट इंजन कहेंगे। और कैरनोट इंजन के अंदर जो प्रोसेस होता है वो 4 स्टेप इन्वॉल्व होता है। पहला क्या होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो ये सारा चीज को हम लोग फटाफट डिस्कस कर लिए। उसके बाद एक हमारे घर में होता है रेफ्रिजरेटर। जो हम लोग हीट इंजन को पढ़े हैं इसका जस्ट उल्टा है। फ्रिज के अंदर क्या लगता है, हम लोग मान के चलो कि एग रखते हैं, कोई फ्रूट्स रखते हैं, पानी रखते हैं, तो उस पानी से हीट को निकाल करके बाहर फेंकता है, तभी तो वो पानी हमारे फ्रिज के अंदर रखा हुआ ठंडा दिखता है। तो इसके अंदर किस तरह का होता है, तो उसको हम लोग एक बार देखो, लिख के ले आए कुछ, तो इसको तुम थोड़ा सा देख लो। अब ज्यादा हम लोग को समझना नहीं है, जो भी करना था वो कर चुके हैं। कह रहा कि एक डिवाइस है जस्ट लाइक ए हीट इंजन ऑपरेटिंग इन द रिवर्स फैशन। रिवर्स फैशन क्या, जो हीट इंजन का काम है जस्ट इसका उल्टा कर रहा है ये। इट टेक्स हीट फ्रॉम प्लेस एट लोअर टेम्परेचर, कहां से लेगा, ये लोअर टेम्परेचर पे से लेगा, और प्लेस एट द रिलेटिवली एट हाइयर टेम्परेचर, फेंकेगा किसको, हाइयर टेम्परेचर। देखो चाहे हीट पंप कर ले, चाहे AC कर दे, रेफ्रिजरेट कर दे, तीनों का जो फंक्शन होता है बिल्कुल डिट्टो सेम होता है। क्या होता है, तीनों का डिट्टो सेम होता है। इसमें ज्यादा हम लोग को दिमाग लगाना है नहीं है। अरे हीट इंजन हैज नेट आउटपुट ऑफ मैकेनिकल वर्क होता है, हीट इंजन हैज नेट आउटपुट ऑफ मैकेनिकल वर्क वेयर एज रेफ्रिजरेटर रिक्वायर्स नेट इनपुट मैकेनिकल वर्क। कहने का मतलब है कि हमको हीट इंजन से क्या मिलता है, मैकेनिकल वर्क मिलता है। और जब हम लोग जो रिवर्स हीट इंजन है उसको मैकेनिकल वर्क देना पड़ेगा, तब जाकर के वो हीट को निकाल के बाहर फेंकेगा। तो जस्ट यहाँ पे हम लोग फिर से करते हैं कि देखो ये हाइयर टेम्परेचर वाला, इसे करते हैं ना, इसको हम लोग इस तरह से बनाते हैं। चलो ये हो गया अपने पास लोअर टेम्परेचर। तो ये रहेगा लोअर टेम्परेचर पे, लोअर टेम्परेचर। कहने का मतलब है कि ये अपने पास फ्रिज है, ये क्या है, फ्रिज है। तो फ्रिज के अंदर हम लोग क्या रखते हैं, ये हुआ फ्रिज, फ्रिज। इसके अंदर जो रखते हैं क्या रखते हैं, फ्रूट्स रखते हैं, एग रखते हैं। इसके अंदर क्या रखेंगे, फ्रूट्स रखते हैं, एग रखते हैं, आइस रखते हैं।
तो ये इससे हीट को निकाल करके हमको बाहर फेंकना है। तो चलो कि यहाँ पे एक ऑपरेटिंग मशीन लगा दी हम लोग, यहाँ पे एक ऑपरेटिंग मशीन लगा दी है। तो ये इससे मान करके चलो कि Q1 हीट लिया, क्या लिया? Q1 हीट लिया। Q1 हीट लेने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, इस पे क्या करना पड़ेगा? कुछ मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि देखो स्पॉन्टेनियसली जो हीट का फ्लो होता है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर हो रहा है, लेकिन इसको हम जबरदस्ती करा रहे हैं। जैसे कि मान करके चलो कि तुम्हारे पास टंकी है और नल वल हम देखते हैं ना कि टंकी ऊपर रखा होता है, तो उससे पानी आसानी से नीचे आ जाता है बिना कुछ किए, लेकिन जब नीचे से ऊपर भेजना होता है तो हमको एक मोटर का लगाना पड़ता है इस्तेमाल, मतलब मोटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये मोटर जो है वो मैकेनिकल वर्क कर करके ऊपर तक पानी भेजता है। तो जस्ट लाइक वैसा ही है कि ये जो हमारा फ्रिज है उससे टेम्परेचर को निकालने के लिए Q1 को उसको वर्क W करना पड़ेगा, तब जाकर के ये इसके अंदर वो सप्लाई करेगा हीट। ये जो है इसको हम लोग कहते हैं, ये हायर टेम्परेचर होता है, इसको सिंक बोलते हैं, रिलेटिवली एट हायर टेम्परेचर। तो ये इसको क्या कह सकते हो? इन्वायरमेंट, इसको सिंक बोल दो तुम, जहाँ टेम्परेचर फेंकते हैं, और ये रिलेटिवली क्या होता है? हायर टेम्परेचर होता है। ये हायर टेम्परेचर पे होता है। तो अब यहां से अगर देखेंगे तो ध्यान से देखो तुम, इसके अंदर जो रिलेशन तुम्हें ऑब्टेन हुआ है वो क्या मिला है? Q1 प्लस में W इक्वल टू ये मिला है। हालांकि इसको जनरली हम लोग जिस तरह से पहले करते थे तो उसको ही वैसे ही करके चलते हैं, जैसे कि आउटपुट या इनपुट निकालते थे तो सीधा समझो कि इसको जनरली Q2 मानता है। बहुत सारे बुक में होता है कि जो हीट निकाले हो उसको Q2 और जिस जो बाहर फेंके उसको Q1 किया, लेकिन हम यहाँ पे तुम्हें बता दें कि कुछ इस तरह से रिलेशन है, ज्यादा कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं। जो हीट निकाला है उसको ध्यान में रखना है, कितना हीट निकाला है, Q1 निकाला है, कितना वर्क करना पड़ा ये। तो ऐसा करते हैं ना कि थोड़ा सा कंफ्यूजन तुमको नहीं हो, जैसे बुक में रहता है वैसे ही हम भी कर देते हैं। तो मान करके चलो कि ये ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो। देखो मान लें कि निकालने वाला हीट जो है Q2 निकाला है और Q1 इसको भेजा गया है और यहाँ से इस तरह से आया है ये। तो अब देखो Q2 प्लस W मिल कर करके Q2 प्लस में W मिल कर क्या हो जाएगा? Q1 हो जाएगा। उसी तरह से W का वैल्यू अगर निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? Q1 माइनस में Q2। फिर से ये किसको दिया है? ये सिंक को दिया है हीट। ये कहां से हीट निकाला है? रेफ्रिजरेटर से। तो सर इसका एफिशिएंसी क्या है उसको बता दो। देखो इसमें एफिशिएंसी हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये इसका परफॉर्मेंस करने का कोफिशिएंट क्या होता है ये हम इसमें डिफाइन करते हैं। इसमें हम लोग डिफाइन करते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, परफॉर्मेंस। इसको हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट, तो पहले हम लोग फ्रैक्शन में निकाल लेते, परसेंटेज में निकालना हो तो निकाल सकते हैं। देखो बीटा जो होता है कितना हीट तुम निकाले हो, कितना हीट, ये Q जो है तो हम लोग Q2 मानेंगे, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लोअर टेम्परेचर। ये फ्रॉम लो टेम्परेचर डिवाइड बाय वर्क डन, कितना वर्क इस पे तुम किए हो। तो ये होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं। अब मान करके चलो कि अगर ये कैरनॉट साइकिल के लिए, अगर वो 100% कैरनॉट साइकिल का यूज किया गया है, तो कैरनॉट साइकिल अगर लिया गया होता तो ऐसा करते हैं ना, चलो एक पेज ले ही लेते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो अपने को मिला है वो क्या मिला है? बीटा इक्वल टू
Q2 डिवाइड बाय W, यही मिला है। तो इसको अगर हम चाहें तो Q2 डिवाइड बाय Q1 माइनस में Q2 भी कर सकते हैं। जैसा कि हम जाने कि फोर कैरनॉट साइकिल के लिए, फोर कैरनॉट साइकिल, कैरनॉट साइकिल के लिए क्या होता है, जो Q1 डिवाइड बाय Q2 इक्वल टू T1 डिवाइड बाय T2, मतलब हाइयर टेम्परेचर पे जो हमको हीट दिए हैं वो कितना दिए हैं, Q1 डिवाइड बाय 2, तो ये T1 क्या हो गया हाइयर टेम्परेचर, T2 क्या हो गया लोअर टेम्परेचर। तो यहां से अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, T2 डिवाइड बाय T1 माइनस में T2। कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है इसमें। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या निकालते हैं हम लोग, Q2 डिवाइड बाय W। Q2 क्या है, जिसको हीट निकाले हैं फ्रूट से, वाटर से, आइस से, वो उसमें कितना हमको वर्क करना पड़ेगा उससे डिवाइड किए, तो ये परफॉर्मेंस हो गया। उसके बाद उसी को रिलेट कर दिए, Q2 को वैसे छोड़ दिए, इसको Q1 माइनस Q2 कर दिए, तो यहाँ से W आता है। तो फिर वहां से इसको अगर कैरनॉट साइकिल हो तो इसको रिलेट कर दिए और कैरनॉट के लिए। अगर कैरनॉट नहीं रहेगा तो इसको नहीं लगाएंगे, और कैरनॉट। अब तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेकर के आए, तो क्वेश्चन को भी करके खत्म कर दे कहानी। तो कह रहा कि कैरनॉट इंजन वर्क एज रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर की तरह ये कैरनॉट इंजन काम कर रहा है बिटवीन टू टेम्परेचर, कितना 250 केल्विन एंड 300 केल्विन का रहा है। इट रिसीव 5 किलो हीट फ्रॉम द रिजर्वायर एट द लोअर टेम्परेचर, मतलब क्या ये Q2 का वैल्यू दिया हुआ लोअर टेम्परेचर से निकाला गया है। द अमाउंट ऑफ वर्क इन इच साइकिल टू ऑपरेट द रेफ्रिजरेटर, तो कह रहा कि जो हमको वर्क बताना है इस साइकिल के अंदर वो कितना होता है। तो उसके लिए देखो हम लोग बीटा निकालते हैं, तो बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो बीटा का फॉर्मूला होता है Q आउटपुट Q2 डिवाइड बाय, ये होता है। लेकिन हमको ये दिया, इसमें दिया क्या है, ये 50, ये तो दिया हुआ है कि ये जो 50 किलो फ्रॉम द रिजर्वायर टू लो टेम्परेचर, मतलब वो जो Q2 का वैल्यू दिया हुआ है, W हमको निकालना है। इसको हम चाहें तो T2 डिवाइड बाय W को T1 माइनस में T2 कर सकते। अरे इसको तो हम Q1 लिख सकते हैं ना, पीछे की रिलेशन से देखो, ये स्टेप बीच में गायब हो गया। तो अगर कैरनॉट दिया हुआ था तब ही इसका इस्तेमाल किया, अगर नहीं दिया रहता तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि बीटा को निकालने की जरूरत है नहीं, हमको तो सिर्फ W को निकालने की जरूरत है। तो अब देखो यहाँ से जो अपने को रिलेशन मिला है, ये कितना दिया हुआ 500 कैलोरी, कैलोरी में तो रहने तो कैलोरी, ये वर्क डन भी जाएगा किसमें, कैलोरी में आएगा। और T2 टेम्परेचर दिया हुआ कितना 250, इनिशियल हायर 300, ये हो गया फिर से 250, तो ये भाई साहब 500 डिवाइड बाय W, ये 250 डिवाइड बाय 50, तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल हुआ है। तो वर्क डन जो मिला अपने को वो मिला है 100 कैलोरी, दिख गया। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन कितना भी क्यों न घुमा ले हम लोग कर ही लेंगे, बस कंसेप्ट तो इसका इसका इतना ही है। बात बाकी तुमको मैकेनिक्स वगैरह फंसाने के लिए देगा तो फंसा सकता है, वो तुम अपना जानो, क्योंकि हम तो बस जो पढ़ा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग। अब देखो इसी में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी सिस्टम टू एब्जॉर्ब हीट एंड कन्वर्ट इनटू कंप्लीटली इनटू मैकेनिकल वर्क लिविंग द सिस्टम इट्स इनिशियल स्टेट फ्रॉम द विच द प्रोसेस वाज स्टार्टेड। कहा कि जहां से हम लोग स्टार्ट किए तो वहीं तक फिर ले जाकर के छोड़ेंगे, तो कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि जो वो सिस्टम एब्जॉर्ब कंप्लीटली कन्वर्ट कंप्लीटली इनटू द मैकेनिकल वर्क, मतलब जितना भी हीट हम लिए हैं उसको मैकेनिकल वर्क करने के लिए 100% नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, देखो पर ये क्या होता है एफिशिएंसी होता है। अगर हम इसको 100% हमको लाना है, तो कहने का मतलब है कि जो वर्क डन डिवाइड बाय
इसको एफिशिएंसी करना परसेंटेज में ही कर लो, तो इसको हम लोग वैसे ही प्रूफ कर सकते हैं। क्या होता है, यू वर्क डन डिवाइड बाय क्यू इनपुट, क्यू इनपुट, क्यू इनपुट, क्यू इनपुट इम। अब यहां से अगर इसको हम देखें तो कह रहा है कि ये Q1 माइनस में Q2 और डिवाइड बाय Q1। अरे बाबा 100 लेके चलते हैं इसको। कंप्लीट करने का मतलब 100% अगर करेगा तो अब देखो यहां से कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जहां पे जो वो हीट को फेंकेगा तो वो, अब इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखो क्योंकि हीट जो है वो बर्बाद जीरो हो। तो अगर हम इसको समझने के लिए अगर कैरनोट इंजन का ही ले ले तो T हाइयर माइनस में T लोअर और डिवाइड बाय T हाइयर इनटू 100। इसका मतलब है कि लोअर टेम्परेचर जो अपने को होने चाहिए 0 केल्विन, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में नहीं केल्विन में। अगर हम इसको 0 केल्विन करेंगे तभी जाकर के ये 1 आएगा और ये 100% हो पाएगा। लेकिन दुनिया में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है कि जो 0 केल्विन टेम्परेचर एग्जिस्ट कर सकता हो। तो इसका मतलब है कि ये जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि अगर दुनिया में कोई भी ऐसा सिस्टम या एब्जॉर्ब हीट इंजन नहीं है कि जो टोटल हीट को कन्वर्ट कर दे मैकेनिकल वर्क में, तो ये कहता है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स 0 केल्विन टेम्परेचर कैन नॉट बी अचीव अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ thermodynamics 0 Kelvin temperature of any object can't be achieved। अगर वो अचीव्ड कर ले तो इसका मतलब है कि वो 100% एफिशिएंट हो जाएगा। और ये कह रहा है कि ये कोई भी ऐसा दुनिया में हीट इंजन नहीं बना है कि जो 100% एफिशिएंसी दे दे या कंप्लीट हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। अगर कंप्लीट हीट को वर्क में कन्वर्ट करने का तो उसके लिए लोअर टेम्परेचर 0 केल्विन होना चाहिए। अगर इस स्टेटमेंट को अगर सही कहें तो इस स्टेटमेंट को भी सही मानना पड़ेगा। अगर इसको हम कह दें कि हाँ चलो भाई साहब 0 केल्विन टेम्परेचर को हम अचीव कर लिए तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मतलब दोनों बात एक ही कह रहा है, दोनों बात एक ही कह रहा है कि 0 केल्विन टेम्परेचर को हम लोग अचीव नहीं कर सकते, यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है। और इसी बात को थोड़ा सा घुमा के कह रहे हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसा इंजन नहीं बना है कि जो कंप्लीटली हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। क्लियर है? तो बस यही बात है, इसके बाद और कुछ है? इसके बाद आज का काम खत्म हो गया है। तो इसी के साथ अपना थर्मोडायनामिक्स खत्म हुआ है। उम्मीद करते हैं कि तुम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और एग्जाम में फोड़ करके आओगे। तो पढ़ाई करते रहो। टेक केयर एंड बाय बाय।